हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आप देख रहे हैं अकाउंटेंसी वाले बाय आयुष सर। और मैं आपको आज पढ़ाने जा रहा हूँ क्लास 9th का एसएसटी का पार्ट इकोनॉमिक्स का चैप्टर 1 द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर। तो देखिए, ये जो आपकी पूरी की पूरी बुक्स है इकोनॉमिक्स की, ये टोटल 4 पार्ट में क्या है डिवाइड है, जिसमें हम पढ़ेंगे द स्टोरी ऑफ विलेज ऑफ पालमपुर, पीपल एज रिसोर्सेज, poverty as a challenge, food security in इंडिया। तो देखिए, अगर हम कॉमर्स की बात करें तो कॉमर्स की शुरुआत बेटा 9th से ही हो जाती है, जो आपके एसएसटी के एक ब्रांच के रूप में इकोनॉमिक्स आपको पढ़ाई जाती है। और यही इकोनॉमिक्स जो आप 9th और 10th में पढ़ते हैं, ये इसका एक बेसिक मीन आपको बताता है। और जब आप इसको हायर एजुकेशन के लिए जाते हो, लाइक 11th 12th करते हो, तो आपको माइक्रो, मैक्रो, इंडियन इकोनॉमिक्स, स्टैटिक्स, है ना, बहुत सारी चीज़ें आपको पढ़ने को मिलेंगी। फिर अगर आप बीकॉम, बीबीए, सीए कुछ भी करते हो, तो इकोनॉमिक्स उसमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका, इम्पॉर्टेंट रोल क्या करेगी बेटा, अदा करेगी। तो आइए हम लोग बिल्कुल बेसिक से समझते हैं कि इकोनॉमिक्स है क्या। तो इस इकोनॉमिक्स को समझने के लिए हमको क्या करना है बेटा, एक गांव की स्टोरी बताई जा रही है, द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर। उसके हेल्प से हम लोग आज समझेंगे कि इकोनॉमिक्स है क्या। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए बेटा, चैप्टर 1 द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर, ये सीन ऑफ अ विलेज है। आप बिल्कुल रिलेट करो इसको। आपने अगर कोई गांव देखा है, अगर आप कोई गांव में रहते हो, तो आपको ये सीन देख के बिल्कुल गांव की याद आ रही होगी। बिल्कुल हरियाली होती है बेटा, पानी होता है, एनिमल्स होते हैं और बहुत अच्छा सा इन्वायरमेंट होता है। हम नेचर के साथ एकदम घिरे हुए होते हैं। शहर की चकाचौंध बेटा बहुत बेकार है ना। जितनी पीस, जितनी शांति आपको एक विलेज में मिलती है, उतनी पीस आपको और कहीं नहीं मिल सकती। इवन हर इंसान चाहता है कि जब वो लाइफ में अचीव कर ले और उसका जब लाइफ का सारा गोल पूरा हो जाए, तो सुकून से कोई गांव में आराम से एक घर बना के पीसफुली क्या करे, वो अपना बुढ़ापा काट सकता है। ठीक है, तो हम लोग उसी की स्टोरी पढ़ने वाले हैं। तो ओवरव्यू के साथ शुरू करते हैं। The purpose of the story is to introduce some basic concept relating to production, and this we do through a story of hypothetical village called पालमपुर। तो बेटा इस स्टोरी का पर्पस केवल इंट्रोड्यूस करना है कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट को, जो कि प्रोडक्शन वगैरह से रिलेटेड है। और ये जो बेटा गांव है, जिस गांव के बारे में बात हो रही है, वो एक पालमपुर गांव है, जो कि बिल्कुल इमेजिनरी है, बिल्कुल हाइपोथेटिकल है। ऐसा गांव आप गूगल में मैप में ढूंढने मत लगिएगा, ये बिल्कुल भी एग्जिस्ट नहीं करता। ये एक कैसा गांव है बेटा, इमेजिनरी गांव है, जिसमें राइटर ने एक इमेजिनरी गांव लेते हुए आपको बस बताने की कोशिश की है कि इस गांव में कैसे प्रोडक्शन और कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स के बारे में। ठीक है, तो आपका कोई भी गांव होगा तो आप इससे रिलेट कर पाओगे जब आप इस स्टोरी को पढ़ोगे। फार्मिंग इज़ द मेन एक्टिविटी इन पालमपुर। जो पालमपुर बेटा गांव है, वहाँ पे जो फार्मिंग होती है बेटा, वो वहाँ पे क्या है, मेन एक्टिविटी है। वेयर एज सेवरल अदर एक्टिविटीज़ सच एज स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग, डेयरी, ट्रांसपोर्ट एट्सेट्रा। और वहाँ पे बेटा किसानी मतलब फार्मिंग के अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे कि छोटे स्केल में क्या होता है, मैन्युफैक्चर किया जाता है। वहाँ पे डेयरी भी है बेटा, वहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन भी है। आर कैरीड ऑन अ लिमिटेड स्केल, जो कि एक लिमिटेड स्केल तक सीमित है। दीज प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ नीड वेरियस टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज। और जब ये सारे प्रोडक्शन की एक्टिविटी होगी बेटा, तो आपको बहुत सारे रिसोर्सेज आपको यूज़ करने पड़ेंगे। जैसे नेचुरल रिसोर्सेज का आप यूज़ करोगे, मैन मेड आइटम्स का आप यूज़ करोगे, ह्यूमन के एफर्ट्स का यूज़ करोगे, मनी का यूज़ करोगे, और भी बहुत सारी चीज़ों का आप क्या करोगे, यूज़ करने वाले हो। एज वी रीड थ्रू द स्टोरी ऑफ पालमपुर, we will learn how various resources combine to produce the desired goods and services in the village। तो बेटा ये पालमपुर वाले गांव में हम क्या पढ़ने वाले हैं कि कैसे कैसे रिसोर्सेज कंबाइन करके आप क्या कर सकते हो, प्रोड्यूस कर सकते हो, आप जो भी गुड्स को चाहते हो या जो भी सर्विसेज को आप अवेल करना चाहते हो उस विलेज के अंदर। आइए इंट्रोडक्शन में पढ़ते हैं।
पालमपुर इज वेल कनेक्टेड विथ नेबरिंग विलेज एंड टाउन। जो पालमपुर है बेटा एक ऐसा गांव है जो कि जहाँ पे रोड्स हैं जो कनेक्ट करता है विलेज से भी और टाउन से भी। रायगंज अ बिग विलेज, एक रायगंज है जो पालमपुर से भी बड़ा गांव है। इज अ 3 किलोमीटर फ्रॉम पालमपुर, जो कि पालमपुर से 3 किलोमीटर दूर पे है। एंड ऑल वेदर रोड कनेक्ट्स द विलेज टू रायगंज एंड फर्दर ऑन टू द नियरेस्ट स्मॉल टाउन ऑफ शाहपुर। और साथ ही साथ बेटा क्या है, एक पास का छोटा सा टाउन भी है शाहपुर, जो वहाँ से वहाँ तक भी कनेक्टिविटी है वहाँ पे। मैनी काइंड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट आर विजिबल ऑन दिस रोड स्टार्टिंग फ्रॉम बुलॉक्स कार्ट्स, टांगास, बोगीज, जो वुडन कार्ट्स होते हैं जो कि बफेलो नहीं होती बैलगाड़ी, लोडेड विद जैगरी जिसको गुर कहते हैं बेटा, एंड अदर कमोडिटीज़ टू मोटर व्हीकल्स लाइक मोटरसाइकिल्स, जीप, ट्रैक्टर्स एंड ट्रक्स। तो बेटा यहाँ पे आपको कुछ व्हीकल्स भी देखने को मिल जाएंगे, टांगा मिल जाएगा, बैलगाड़ी मिल जाएगी, आपको जीप देखने को मिल जाएगी, मोटरसाइकिल देखने को मिल जाएगी, आपको ट्रैक्टर देखने को मिल जाएगा, ट्रक देखने को मिल जाएगा। आगे देखते हैं। दिस विलेज हैज़ अबाउट 450 फैमिली बिलोंगिंग टू सेवरल डिफरेंट कास्ट। इस गांव में बेटा 450 फैमिलीज क्या करती हैं, रहती हैं, जिनकी की अलग अलग कास्ट है। दीज 80 अपर कास्ट फैमिलीज, जहाँ पे 80 जो है बेटा वो अपर कास्ट लोगों की फैमिलीज हैं। ओन द मेजोरिटी ऑफ लैंड इन द विलेज, जो कि उस पर्टिकुलर गांव का ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सा उनके पास है। और देयर हाउसेज, सम ऑफ देम क्वाइट लार्ज, कुछ के घर बेटा बहुत बड़े हैं, एंड मेड ऑफ ब्रिक्स, और उनके जो घर भी हैं बेटा ईंटे से बने हुए हैं, विद सीमेंट की प्लास्टिंग वहाँ पे हुई हुई है। द एससी मतलब जो दलित हैं बेटा कंप्राइज 1/3 ऑफ द पॉपुलेशन, वो क्या है 1/3 है पॉपुलेशन का, एंड लिव वन कॉर्नर ऑफ द विलेज, और वो गांव के एक कॉर्नर में रहते हैं, एंड विन मच स्मॉलर हाउसेस, और जो बेटा उनके घर हैं वो थोड़े छोटे हैं। सम ऑफ विच आर ऑफ मड एंड स्ट्रॉ, और वो सब बेटा किससे बने हैं, मिट्टी वगैरह से बने हैं। मोस्ट ऑफ द हाउसेज हैव इलेक्ट्रिक कनेक्शन, कुछ घर के पास बेटा क्या है, इलेक्ट्रिक्स के कनेक्शन भी हैं। Electricity powers all the tube wells in the fields and is used in various types of small businesses। जो इलेक्ट्रिसिटी है बेटा वो ट्यूबवेल्स वगैरह में भी काम करती हैं, फील्ड वगैरह में पानी देने का भी काम आता है, और कुछ स्मॉल बिजनेसेस में भी काम आ जाता है। पालमपुर हैज़ 2 प्राइमरी स्कूल, जो पालमपुर स्कूल है बेटा उसके पास 2 प्राइमरी स्कूल हैं, एक हाई स्कूल है, और देयर इज़ अ प्राइमरी हेल्थ, अच्छा वहाँ पे ना बेटा प्राइमरी हेल्थ सेंटर भी है, जो कि किसके द्वारा की जाती है रन, गवर्नमेंट के द्वारा। एंड 1 प्राइवेट डिस्पेंसरी वेयर द सिक एंड ट्रीटेड, और वहाँ पे एक प्राइवेट डिस्पेंसरी भी है बेटा, जो वहाँ पे छोटे मोटे लोग आते हैं, बीमार होकर चले जाते हैं, बीमार होकर ठीक होकर चले जाते हैं। तो द डिस्क्रिप्शन अबव शोज दैट पालमपुर हैज़ फेयरली वेल डेवलप्ड सिस्टम ऑफ रोड्स। तो अगर बात की जाए तो जो अभी हम लोगों ने पढ़ा, पालमपुर के पास क्या है, अच्छे रोड्स हैं, डेवलप रोड्स हैं, ट्रांसपोर्टेशन है, वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी है, वहाँ पे इरिगेशन है, वहाँ पे स्कूल है, वहाँ पे हेल्थ केयर है बेटा। कंपेयर दीज फैसिलिटीज़ विद दोज इन योर नियर बाई विलेज। अब आप भी अपने गाँव के बारे में सोचो, क्या वहाँ पे ये सारी चीज़ें उपलब्ध हैं? बिल्कुल हैं, तो आप बिल्कुल रिलेट कर पा रहे हो जो भी मैं आपको पढ़ा पा रहा हूँ। द स्टोरी ऑफ पालमपुर बेटा एन इमेजिनरी विलेज, मैंने अभी बताया जो स्टोरी है पालमपुर की वो क्या है, इमेजिन है। वी टेक अस थ्रू द डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ इन द विलेज। इस गांव में बेटा क्या होता है, बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती हैं गांव में प्रोडक्शन के लिए। इन विलेज अक्रॉस इंडिया फार्मिंग इज़ द मेन प्रोडक्शन एक्टिविटी। बेटा आपको तो पता ही है भारत में सबसे ज़्यादा क्या होता है, प्रोडक्शन फार्मिंग से ही होता है। द अदर प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ रिफर्ड एज नॉन फार्मिंग एक्टिविटी इंक्लूड स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग, और जो बेटा फार्मिंग से नहीं होता वो लोग क्या करते हैं, स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग होती है, ट्रांसपोर्टेशन होता है, शॉपकीपिंग लोगों की दुकानें वगैरह होती हैं, है ना, वो वैसे अर्न करते हैं। वी शैल टेक अ लुक एट बोथ दीज टाइप्स ऑफ एक्टिविटी, आइए देखते हैं दोनों तरीके की एक्टिविटी को आफ्टर लर्निंग अ फ्यू जनरल थिंग्स अबाउट प्रोडक्शन, जब हम लोग प्रोडक्शन के बारे में चीज़ें लर्न कर रहे हैं। तो देखिए, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन। द एम ऑफ प्रोडक्शन इज टू प्रोड्यूस द गुड्स एंड सर्विसेज दैट वी वांट। वो एम क्या होता है प्रोडक्शन करने का, प्रोडक्शन मतलब कि हमें जो चीज़ चाहिए, जो गुड्स चाहिए, जो सर्विस चाहिए, उसी का प्रोडक्शन होता है, वरना लोग बनाएंगे ही क्यों। देयर आर 4 रिक्वायरमेंट्स फॉर प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। आपको 4 ही चीज़ों की ज़रूरत होती है जब भी आप प्रोडक्शन या सर्विसेज करते हो। पहली रिक्वायरमेंट बेटा किसकी होती है, लैंड की होती है, एंड अदर नेचुरल रिसोर्सेज जैसे वाटर, फॉरेस्ट, मिनरल्स। जो सेकेंड रिक्वायरमेंट होती है बेटा वो किसकी होती है, लेबर की होती है। जो भी लोग काम करते हैं, सम प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ रिक्वायर हाईली एजुकेटेड वर्कर टू परफॉर्म द नेसेसरी टास्क।
Other activities requires worker who can do manual work. Each worker is providing the labor necessary for production. बिना लेबर के काम कैसे होगा? जो पढ़े लिखे लोग हैं वो अपना उस तरीके से कंट्रीब्यूशन देंगे, जो अनपढ़ लोग हैं वो उस तरीके से कंट्रीब्यूशन करेंगे, और दोनों ही लोगों के कंट्रीब्यूशन से ही प्रोडक्शन हो पाएगा। जो तीसरा रिक्वायरमेंट बेटा पड़ता है वो होता है फिजिकल कैपिटल का। द वैरायटी ऑफ इनपुट्स रिक्वायर्ड एट एवरी स्टेज ड्यूरिंग प्रोडक्शन। What are the items that are under physical capital? तो फिजिकल कैपिटल में क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं बेटा? फिजिकल कैपिटल हमारी दो तरह की कैपिटल होती है। फिजिकल कैपिटल का अगर टाइप्स की बात की जाए तो दो टाइप्स होती है बेटा, एक होती है फिक्स्ड कैपिटल और एक होती है वर्किंग कैपिटल। चलिए दोनों के बारे में जानते हैं। टूल्स, मशीन्स, बिल्डिंग्स। Tools and machines range from very simple tools such as farmers plow to sophisticated machines such as generators, turbines, computers, etc. Tools, machines, building can be used in production over many years and are called fixed capital। तो इनको fixed capital इसलिए कहते हैं क्योंकि एक लंबे समय तक प्रोडक्टिविटी में हेल्प करती हैं, इसलिए ये कैसी कैपिटल होती हैं? फिक्स्ड कैपिटल होती हैं। जबकि दूसरी वाली raw materials, money in hand. Production requires a variety of raw materials such as the yarn used by the weaver and the clay used by the potter. Also, some money is always required during production to make payments and buy other necessary items. Raw materials and money in हैंड आर कॉल्ड वर्किंग कैपिटल। तो बेटा जो पैसा हाथ में रहता है, जो प्रोडक्शन के लिए यूज़ होता है, तुरंत खरीदना बेचना उसका चलता रहता है, उस सारी कैपिटल को क्या कहते हैं? वर्किंग कैपिटल कहते हैं। अनलाइक टूल्स, मशीनरी, बिल्डिंग्स, ये सब क्या है बेटा? लार्ज प्रोडक्शन में काम आती है, तो ये सब फिक्स कैपिटल में चली आएंगे। देयर इज फोर्थ रिक्वायरमेंट 2। हमने 3 पढ़ा, लैंड, लेबर और फिजिकल कैपिटल। अब एक चौथी चीज़ है बेटा जिसकी ज़रूरत हमको पड़ती है, वो क्या है? We need knowledge and enterprises to be able to put together land, labor and physical capital and produce an output either to use yourself or its sell in the market. This these days is called human capital। इसको क्या कहा गया बेटा? चौथा रिक्वायरमेंट ह्यूमन कैपिटल का। तो वी शैल लर्न मोर अबाउट ह्यूमन कैपिटल इन दिस नेक्स्ट चैप्टर। तो जब हम लोग नेक्स्ट वाला चैप्टर पढ़ेंगे ह्यूमन रिसोर्सेज का, उसमें हम लोग ह्यूमन कैपिटल को जो है बेटा वो डीप में क्या करेंगे? उसको स्टडी करेंगे। इन दिस पिक्चर आइडेंटिफाई द लैंड, लेबर एंड फिक्स्ड कैपिटल यूज इन प्रोडक्शन। इस पिक्चर को देखो बेटा, इसमें आपको क्या दिख जाएगा? लैंड भी दिख जाएगा, लेबर भी दिख जाएगा और फिजिकल फिक्स्ड कैपिटल भी दिख जाएगा। Every production is organized by combining land, labor, physical capital and human capital, which are known as factor of production। अगर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की बात की जाए उसमें क्या क्या आता है? 4 चीज़ आती है। लैंड आती है, लेबर आती है, फिजिकल कैपिटल आती है और ह्यूमन कैपिटल आती है। एज वी रीड थ्रू द स्टोरी ऑफ पालमपुर वी विल लर्न मोर अबाउट द फर्स्ट 3 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। तो अगर बात की जाए पालमपुर की तो उसमें हम फर्स्ट 3 जो आपके हैं लैंड, लेबर और फिजिकल कैपिटल, इनकी बातें करते हैं। फॉर कन्वीनियंस वी विल रेफर टू द फिजिकल कैपिटल एज द कैपिटल इन दिस चैप्टर। तो इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे बेटा? फिजिकल कैपिटल क्या है इस चैप्टर के अंदर। आइए पढ़ते हैं। फार्मिंग इन पालमपुर। पालमपुर में फार्मिंग कैसे होती है? सबसे पहले लैंड इज फिक्स्ड। आपको भी पता है जो ज़मीन है बेटा वो क्या होती है? सीमित होती है। फार्मिंग इज़ द मेन प्रोडक्शन एक्टिविटी इन पालमपुर। पालमपुर के अंदर जो फार्मिंग होती है बेटा वो मेन एक्टिविटी है प्रोडक्शन की। जो 75% ऑफ द पीपल है हु आर वर्किंग आर डिपेंडेंट ऑन फार्मिंग फॉर देयर लिवलीहुड। वो अपने जीने के लिए 75% लोग फार्मिंग ही कर रहे हैं। दे कुड बी फार्मर्स और फार्म लेबरर्स। वो चाहे फार्मर हो बेटा चाहे फार्म लेबरर्स हो। द विल बीइंग ऑफ दिस पीपल इज क्लोजली रिलेटेड टू प्रोडक्शन ऑन द फार्म्स। और ये दोनों ही क्या हैं? क्लोजली रिलेटेड हैं फार्मिंग्स में। बट रिमेंबर दैट देयर इज अ बेसिक कॉन्स्ट्रेंट इन रेजिंग फार्म प्रोडक्शन। लैंड एरिया अंडर कल्टिवेशन इज particularly फिक्स्ड। आप देखोगे जो ज़मीन है बेटा वो क्या है? फिक्स्ड है। Since 1960 in Palampur there has been no expansion in land area under cultivation। कोई भी बेटा क्या हुआ? कल्टिवेशन के लिए एक्सपेंशन नहीं हुआ लैंड का। By then some of the
वेस्ट लैंड्स इन द विलेज हैड बीन कन्वर्टेड इनटू कल्टिवेबल लैंड। तो उनको क्या बना दिया गया, उनको कन्वर्ट कर दिया गया। देयर एग्जिस्ट नो फर्दर स्कोप टू इंक्रीज फार्म प्रोडक्शन बाय ब्रिंगिंग न्यू लैंड अंडर कल्टिवेशन। तो अब तो कुछ बचा नहीं कन्वर्ट करने के लिए, है ना। तो इज देयर अ वे वन कैन ग्रो मोर फ्रॉम द सेम लैंड। तो क्या कोई तरीका है जिससे हम उतनी ही ज़मीन में और ज़्यादा खेतियों को कर पाएंगे। तो इन द काइंड ऑफ क्रॉप्स grown and facilities available, Palampur would reassemble a village of the western part of the state of Uttar Pradesh. All land is cultivated in Palampur. No land is left idle. During the rainy season, Kharif farmers grow jowar and bajra. These plants are used as cattle feed. It is followed by cultivation of potato बिटवीन अक्टूबर एंड दिसंबर। देखिए क्या बात कर रहा है, कह रहे हैं जो लैंड है कल्टिवेटेड में पालमपुर में, तो कोई लैंड तो बचा नहीं है ना। तो ड्यूरिंग द रेनी सीजन, जब रेनी सीजन होता है तो वहाँ पे खरीफ की लोग फसलें उगाते हैं, जैसे ज्वार और बाजरा। ये जो प्लांट होता है बेटा, ये कैटल फीड है। इट इज़ फॉलोड बाई कल्टिवेशन, है ना, ऑफ पोटैटो। बिटवीन अक्टूबर से दिसंबर में क्या उगाया जाता है, पोटैटो उगाया जाता है। इन द विंटर सीजन, रबी में क्या करते हैं, फील्ड आर शोन विद वीट, वहाँ पे गेहूँ बोते हैं। फिर from the wheat produced, farmers keep enough wheat for the family's consumption and sell the surplus wheat at the market at रायगंज। जितना भी उनकी ज़रूरत का wheat होता है बेटा, वो अपने पास कंजम्पशन करने के लिए रख देते हैं, और बाकी wheat को क्या कर देते हैं, वो बाहर रायगंज में बेच आते हैं सरप्लस को। अ पार्ट ऑफ द लैंड एरिया इज ऑल्सो डिवेटेड टू शुगर केन। और जो लैंड एरिया बचा बेटा, उसमें कुछ शुगर केन मतलब गन्ने भी उगाए जाते हैं, विच इज़ हार्वेस्टेड वंस एवरी ईयर, जो कि हर साल में एक बार होता है। शुगर केन इन इट्स रॉ फॉर्म और एज अ जगरी इज सोल्ड टू ट्रेडर्स इन शाहपुर। और जो शुगर कोन होते हैं बेटा, वो शाहपुर में बेच दिए जाते हैं। The main reason why farmers are able to grow 3 different crops in a year in Palampur is due to the well-developed system of irrigation. ऐसा ये लोग क्यों कर पा रहे हैं, क्यों एक साल में 3 फसलें ग्रो कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे इरिगेशन का सिस्टम अच्छा है, इलेक्ट्रिसिटी वहाँ पे है। Came early to Palampur. Its major impact was to transfer the system of irrigation. Persian wheels were tills then used by farmers to draw water from the wells and irrigation small fields. People saw that such electric run tube wells could irrigate much larger area of land more effectively, है ना। ये सब के आने की वजह से जो बड़ी एरिया आराम से मोर इफेक्टिव तरीके से लैंड को क्या कर रहे हैं, इरीगेट कर रहे हैं। द फर्स्ट फ्यू ट्यूबवेल्स वर इंस्टॉल्ड बाय द गवर्नमेंट। जो पहले कुछ ट्यूबवेल्स थे वो सरकार के द्वारा बना दिए गए, और जब लोगों ने जाना कि ये तो बहुत अच्छी चीज़ है, soon however farmers started setting up private tubewells. As a result, by mid 1970 the entire cultivated area of 200 hectare was irrigated, है ना। To grow more than one crop on a piece of land during the year is known as multiple cropping. जो एक ही साल में 3 क्रॉप उगाएं, 2 क्रॉप उगाएं, उसको क्या कहते हैं बेटा, मल्टीपल क्रॉपिंग कहते हैं, एक ही फील्ड के अंदर। इट इज़ द मोस्ट कॉमन वे फॉर ऑफ इंक्रीजिंग प्रोडक्शन ऑन अ गिवन पीस ऑफ लैंड। ये बहुत ही अच्छा तरीका है एक ही पीस लैंड में ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करने का। ऑल फार्मर्स इन पालमपुर ग्रो एट लीस्ट ऑल फार्मर्स इन पालमपुर ग्रो एटलीस्ट 2 मेन क्रॉप। जो बेटा पालमपुर के लोग हैं एटलीस्ट कम से कम 2 तो वो क्रॉप्स पैदा ही करते हैं। मैनी आर ग्रोइंग पोटैटो एज अ थर्ड क्रॉप इन द पास्ट 15 एंड 20 ईयर्स। पिछले 15-20 सालों में पोटैटोज एक तीसरी क्रॉप है जो लोग पैदा कर रहे हैं। नेक्स्ट बेटा क्या है हमारा, You have seen that one way of increasing production from the same land is by multiplying cropping. आपने एक तरीका देखा जिसकी वजह से हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन कर सकते हैं, उसका क्या तरीका है, मल्टीपल क्रॉपिंग, एक से ज़्यादा पैदावार करना। द अदर वे इज़ टू यूज़ मॉडर्न फार्मिंग मेथड फॉर हायर यील्ड। और आज के समय में मॉडर्न फार्मिंग मेथड होता है जिससे ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार होती है। Yield is measured as crop produced on a given piece of land during a single season. इससे क्या होता है बेटा, इसे एक ही सिंगल सीजन में हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन कर सकते हैं। टिल द मिड 1960s
द सीड्स यूज्ड इन कल्टीवेशन वर ट्रेडिशनल वंस। 1960s की बात की जाए तो हम लोग जो बीज या खाद डालते थे वो सब क्या होता था, ट्रेडिशनल होता, विथ रिलेटिवली लो यील्ड्स, इससे ज़्यादा तो हम लोगों की प्रोडक्शन होती नहीं थी। तो ट्रेडिशनल जो सीड्स थी बेटा नीडेड लेस इरिगेशन, है ना, उसमें लेस इरिगेशन होता था। फार्मर यूज्ड काउ डंग एंड अदर नेचुरल मैन्योर एज फर्टिलाइज़र, ज़्यादा से ज़्यादा जो फार्मर्स थे वो गाय का गोबर वगैरह से या और भी कुछ नेचुरल मिनरल से फर्टिलाइजेशन करते थे। तो ऑल दीज वर readily available with the farmers who did not have to buy them। तो वही सारे लोग करते थे जो जिनके पास चीज़ें नहीं होती थी, बाय नहीं कर पाते थे। बट द ग्रीन रेवोल्यूशन इज द लेट 1960s इंट्रोड्यूस द इंडियन फार्मर टू कल्टिवेशन ऑफ wheat and rice using high cultivation of wheat and rice using high yield varieties HYVs of seeds कंपेयर्ड टू द ट्रेडिशनल सीड्स। लेकिन क्या हुआ बेटा, ग्रीन रेवोल्यूशन जब आया 1960s में तो इंडियन फार्मर्स को इंट्रोड्यूस हुआ HYV सीड्स। ये अगर बात की जाए इसको ट्रेडिशनल सीड्स से तो द HYV सीड्स प्रॉमिस टू प्रोड्यूस मच ग्रेटर अमाउंट ऑफ ग्रेन्स ऑन अ सिंगल प्लांट। एज अ रिजल्ट द सेम पीस ऑफ लैंड वुड नाउ प्रोड्यूस फॉर लार्जर क्वांटिटीज ऑफ फूड ग्रेन्स दैन वॉज पॉसिबल अर्लियर। तो अब क्या होने लगा बेटा, उनकी वजह से और ज़्यादा पीस ऑफ लैंड में और ज़्यादा क्या होने लगा, प्रोडक्शन होने लगा। HYV सीड्स हाउएवर नीडेड plenty of water and also chemical fertilizer and pesticides to produce best result। तो ये HYV सीड्स को क्या चाहिए, पानी चाहिए, है ना, कुछ केमिकल फर्टिलाइज़र चाहिए, कुछ पेस्टिसाइड चाहिए और उसका रिजल्ट आपको देखने को मिल जाएगा। हायर यील्ड्स वर पॉसिबल ओनली फ्रॉम अ कॉम्बिनेशन ऑफ HYV सीड्स। ज़्यादा से ज़्यादा आप कैसे कर पाओगे जब तक आप HYV सीड्स का यूज़ नहीं कर पाओगे, इरिगेशंस, केमिकल फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स एटसेट्रा। Farmers of Punjab, Haryana and Western Uttar Pradesh were the first to try out of modern farming method in India। सबसे पहले किसने यूज़ किया था HYV सीड्स को, पंजाब ने, हरियाणा ने और वेस्टर्न यूपी ने। The farmers in these region set up tube wells for irrigation and made use of HYV seeds, chemical fertilization and pesticides in farming. Some of them bought from machinery like tractors and threshers which made plugging एंड हार्वेस्टिंग फास्टर। कुछ लोग ट्रैक्टर और अदर मशीनरी चीज़ ले आए जिसकी वजह से वो क्या कर पाएँ और ज़्यादा से ज़्यादा खेती कर पाएँ। विच मेड प्लगिंग एंड हार्वेस्टिंग फास्टर्स, दे में रिवॉर्डेड विद हाई यील्ड्स ऑन वीट, जिसकी वजह से ज़्यादा वीट का प्रोडक्शन होना शुरू हो गया। इन पालमपुर द यील्ड ऑफ वीट ग्रोन फ्रॉम ट्रेडिशनल वेराइटीज़ वॉज 1300 kg। अगर बात की जाए तो ट्रेडिशनल जब ये लोग पैदावार करते थे, प्रोडक्शन करते थे, तो केवल 1300 kg ही वो क्या कर पाते थे, पर हेक्टेयर प्रोडक्शन कर पाते थे, प्रोड्यूस कर पाते थे। लेकिन HYV सीड्स होने की वजह से द यील्ड वेंट अप टू 3200 kg पर हेक्टेयर। So there was a large increase in the production of wheat. Farmer now had greater amounts of surplus wheat to sell in the markets। तो अब क्या हुआ, कितना ही कंज्यूम करेंगे, तो अगर मान लीजिए 1000 भी रखा तो 2200 इन्होंने क्या किया, सरप्लस सेल कर दिया। तो इनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने लगा किस मेथड से, HYV सीड्स आने की वजह से। चलिए आगे चलते हैं बेटा। नेक्स्ट है हमारा जो डिस्कस मैं करूँगा आपसे, विल द लैंड सस्टेन, क्या हमारी जो लैंड है अब वो सस्टेन है। तो लैंड बीइंग अ नेचुरल रिसोर्स, आपको पता है जो लैंड है वो कैसी है, नेचुरल रिसोर्सेज है। इट इज़ नेसेसरी टू बी केयरफुल इन इट्स यूज़, तो हमको इसके यूज़ करने के लिए बहुत केयरफुल ध्यान देने की ज़रूरत है। साइंटिफिक रिपोर्ट्स इंडिकेट करती हैं दैट द मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स हैव ओवर यूज द नेचुरल रिसोर्स बेस। जो HYV सीड्स वगैरह हैं, जो मॉडर्न फार्मिंग है, वो बहुत ज़्यादा क्या करी, ओवर यूज़ कर रही हैं हमारी नेचुरल रिसोर्सेज को। इन मैनी एरियाज green revolution is associated with the loss of soil fertility due to increased use of chemical fertilizer।
जो केमिकल फर्टिलाइज़र बेटा यूज़ हो रहा है, इसकी वजह से हमारे जो ज़मीन है उसका बेटा जो प्रोड्यूस करने की क्षमता है वो धीरे धीरे बद से बदतर होती जा रही है। जो क्वालिटी है बेटा ज़मीनों की वो ख़राब होती जा रही है। ऑल्सो कॉन्टीन्यूस यूज़ ऑफ ग्राउंड वाटर फॉर ट्यूबवेल इरीगेशन हैज़ लेड टू द डिप्लीकेशन ऑफ द वाटर टेबल। और इसकी वजह से बेटा पानी भी क्या हो रहा है, बहुत ज़्यादा हमारे यहाँ पानी की घटोतरी हो रही है। एनवायरमेंटल रिसोर्सेज लाइक सॉइल, फर्टिलिटी, ग्राउंड वाटर आर बिल्ट अप ओवर ईयर्स। ये सब बेटा हज़ारों सालों से तैयार होते हैं। एक बार अगर ये डिस्ट्रॉय हो गए तो इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू रीस्टोर देम। तो इनको दोबारा रीस्टोर करने में बेटा ज़िंदगी लग जाएगी और हम लोग सब बर्बाद कर देंगे। वी मस्ट टेक केयर ऑफ द एनवायरनमेंट टू इंश्योर फ्यूचर डेवलपमेंट्स ऑफ एग्रीकल्चर। अगर हमको बेटा बात की जाए, अगर फ्यूचर में भी डेवलपमेंट करना है, चीज़ें अच्छी करनी है, एग्रीकल्चर अच्छा करना है, तो हमको क्या करना है, बहुत ही सावधानी के साथ खेती या प्रोडक्शन करनी है। ठीक है बेटा, इतना समझ में आया आपको? अगर समझ में आया तो बिल्कुल लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो। और अब हम लोग आगे चलते हैं। हाउ इज़ लैंड डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द फार्मर्स ऑफ पालमपुर? किस तरीके से ज़मीन बटी हुई है बेटा पालमपुर के अंदर? यू मस्ट हैव रियलाइज्ड हाउ इम्पॉर्टेंट लैंड इज़ फॉर फार्मिंग। आपको पता ही है ज़मीन कितनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है फार्मिंग करने के लिए। अनफॉर्चुनेटली नॉट ऑल द पीपल इंगेज्ड इन एग्रीकल्चर हैव सफिशिएंट लैंड फॉर कल्टीवेशन इन पालमपुर, क्योंकि अबाउट 1/3 ऑफ 450 फैमिलीज आर लैंडलेस। जो 450 फैमिली हैं उसमें से 1/3 के पास तो लैंड ही नहीं है। 150 फैमिलीज, मोस्ट ऑफ देम दलित्स हैव नो लैंड फॉर कल्टीवेशन। जो 150 लोग हैं, दलित्स हैं, उनकी फैमिलीज हैं, उनके पास तो लैंड ही नहीं है कि वो कल्टीवेट कर पाएँ। ऑफ द रिमेनिंग फैमिलीज हु ओन लैंड, 240 फैमिलीज कल्टीवेट small plots of the land less than 2 hectare in size। और जो बाकी लैंड है बेटा 240 फैमिली है, उनके पास भी बेटा बहुत ज़्यादा ज़मीनें नहीं हैं, उनके पास भी लेस देन 2 हेक्टेयर के साइज़ का ही है जिसमें वो प्रोडक्शन कर रहे हैं। कल्टिवेशन ऑफ सच प्लॉट्स डज नॉट ब्रिंग एडिक्वेट इनकम टू द फार्मर्स फैमिली, क्योंकि ज़मीनें कम हैं तो प्रोडक्शन बेटा कम होगा, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा इनकम भी क्या है जनरेट नहीं कर पा रहे हैं। आगे कह रहा है बेटा, यू कैन सी द लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल प्लॉट्स स्कैटर्ड अराउंड द विलेज इन दिस पिक्चर। आप पिक्चर में देख भी सकते हो। दीज आर कल्टिवेटेड बाय द स्मॉल फार्मर्स। ऑन द अदर हैंड, मोर देन हाफ ऑफ द एरिया ऑफ विलेज इज कवर्ड बाई प्लॉट्स दैट आर क्वाइट लार्ज इन साइज। तो बाकी क्या बच गया बेटा, बहुत बड़ी बड़ी जगहें बच गई। इन पालमपुर देर आर 60 फैमिलीज ऑफ मीडियम एंड लार्ज फार्मर हु कल्टिवेट मोर देन 2 हेक्टेयर्स ऑफ लैंड। वो कुछ ही फैमिलीज हैं जिनके पास 2 हेक्टेयर लैंड से ज़्यादा की ज़मीनें हैं। अ फ्यू ऑफ द लार्ज फार्मर्स हैव लैंड एक्सटेंडिंग ओवर 10 हेक्टेयर्स और मोर। और कुछ के पास बेटा 10 हेक्टेयर और उससे भी ज़्यादा की ज़मीनें हैं। तो इस तरीके से बेटा हमारे यहाँ पे लैंड का डिस्ट्रीब्यूशन है। लाइक दलित के पास तो लैंड ही नहीं है, 240 फैमिलीज़ हैं जिनके पास 2 हेक्टेयर से भी कम की ज़मीनें हैं, और बाकी जो रिमेनिंग 60 फैमिलीज़ बची उनके पास 10 हेक्टेयर से ज़्यादा की ज़मीनें अवेलेबल हैं। हु विल प्रोवाइड द लेबर? नेक्स्ट टॉपिक है बेटा, कौन लेबर प्रोवाइड करता है? आफ्टर लैंड, अगर लैंड के बाद की बात की जाए तो लेबर इज़ द नेक्स्ट नेसेसरी फैक्टर फॉर प्रोडक्शन। तो लेबर ही है बेटा जो नेसेसरी फैक्टर है प्रोडक्शन करने का। फार्मर्स को, फार्मिंग को रिक्वायर होती है ग्रेट डील ऑफ हार्ड वर्क। स्मॉल फार्मर्स अलॉन्ग विद देयर फैमिलीज़ कल्टिवेट देयर ओन फील्ड्स। तो स्मॉल फैमिलीज़ होती हैं वो खुद से ही कल्टिवेट करती हैं अपनी ही ज़मीनों को। दस दे प्रोवाइड द लेबर रिक्वायर्ड फॉर फार्मिंग देमसेल्व्स। मीडियम एंड लार्ज फार्मर्स हायर फार्म लेबरर्स टू वर्क इन देयर फील्ड्स। जो मीडियम और जो लार्ज फार्मर थे बेटा, ये 60 फैमिलीज़ वाले, वही क्या करते हैं बेटा, फार्म लेबरर्स को हायर करते हैं और अपने यहाँ पे खेती करवाते हैं। फार्म्स लेबरर्स कम आइदर फ्रॉम लैंडलेस फैमिलीज़। ये जो फार्म लेबरर्स होते हैं बेटा, ये कहाँ से आते हैं?
जिनके पास खुद की ज़मीनें नहीं होती, और कल्टिवेटिंग स्मॉल प्लॉट्स ऑफ लैंड, या जिनके पास होती भी है तो बहुत छोटी होती है, अपने यहाँ करके वो दूसरे के यहाँ चले जाते हैं काम करने के लिए. अनलाइक फार्मर्स, फार्म लेबरर्स डू नॉट हैव अ राइट ओवर द crops grown on the land. Instead, they are paid wages by the farmer from whom they work. Wages can be in cash और इन काइंड, जो उनको बेटा मजदूरी भी दी जाती है, या तो कैश में दी जाती है या तो काइंड के रूप में दी जाती है कि उनको जो भी चीज़ की वो खेती कर रहे हैं उसी खेती का कुछ हिस्सा उनको प्रोवाइड कर दिया जाता है, थोड़ा सा हिस्सा. समटाइम्स लेबरर्स गेट मील्स ऑल्सो, कभी कभी लेबरर्स को खाना भी दे दिया जाता है. वेजेस वेरी वाइडली फ्रॉम रीजन टू रीजन, जो वेजेस होते हैं वो वेरी करते हैं बेटा जगह टू जगह, क्रॉप टू क्रॉप, किस जगह पे खेती कर रहे हैं, किस चीज़ की खेती कर रहे हैं, उस हिसाब से जो मजदूरी होती है बेटा वो डिसाइड होती है फ्रॉम वन फार्म टू अनदर फार्म. आगे बेटा, देर इज़ ऑल्सो अ वाइड वेरिएशन इन द ड्यूरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट. अ फार्म लेबरर माइट बी एम्प्लॉयड ऑन अ डेली बेसिस, इन लोगों को बेटा डेली बेसिस पे तो काम भी नहीं मिल पाता, और फॉर वन पर्टिकुलर फार्म एक्टिविटी लाइक हार्वेस्टिंग और फॉर द होल ईयर, साल में एक ही बार बेचारों को काम मिल पाता है. डाला इज़ अ लैंडलेस फार्म लेबरर हु वर्क्स ऑन डेली वेजेस इन पालमपुर. जो डाला है बेटा वो फार्म लेबरर है जो कि डेली वेजेस पे पालमपुर पे काम कर रहा है. दिस मीन्स ही मस्ट रेगुलरली लुक फॉर वर्क. इसका मतलब है कि उसको रोज़ काम की तलाश रहती है क्योंकि वो डेली वर्क पे काम कर रहा है. द मिनिमम वेजेस फॉर्म अ फार्म लेबरर सेट बाय द गवर्नमेंट इज़ रुपीज़ 300 रुपये पर डे. जो बेटा लेबरर की कम से कम आय है वो सेट की गई है किसके द्वारा, गवर्नमेंट के द्वारा 300 रुपये, जो कि मार्च 2017 का ये डाटा है. बट डाला गेट्स ओनली 160 रुपीज़, लेकिन डाला को कितना मिल रहा है, केवल 160 रुपये ही मिल रहा है. देयर इज़ हैवी कंपटीशन फॉर वर्क एमंग द फार्म लेबरर्स इन पालमपुर. तो आपने देखा बेटा पालमपुर में काम की बहुत कमी है जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा कंपटीशन वहाँ पे बढ़ा हुआ है. सो पीपल एग्री टू वर्क फॉर लोअर वेजेस, तो वहाँ पे लोग कम पैसे में भी काम करने को तैयार हो जाते हैं. डाला कंप्लेन्स अबाउट हिज सिचुएशन टू रामकली. डाला कंप्लेन भी करता है अपनी सिचुएशन रामकली के लिए. व्हाट इज़ अनदर फार्म लेबरर, जो कि दूसरी फार्म लेबरर है. बोथ डाला एंड रामकली आर अमंग द पुअरेस्ट पीपल इन द विलेज. दोनों, चाहे डाला की बात कर लें रामकली की बात कर लें, दोनों गरीब लोग हैं, ठीक है, उस गांव के. नेक्स्ट है बेटा द कैपिटल नीडेड इन फार्मिंग. फार्मिंग करने के लिए कैपिटल की नीड होती है, कितनी नीड होती है, आइए इसके बारे में जानते हैं. You have already seen that the modern farming methods required a great deal of capital. आप भी देख रहे हो जब इतनी बड़ी बड़ी ट्रैक्टर लगा रहे हो, चीज़ें लगा रहे हो, तो आपको बहुत ज़्यादा कैपिटल की क्या है बेटा ज़रूरत है. सो दैट द फार्मर्स नाउ नीड मोर मनी देन बिफोर. तो अब आज के समय में लोगों को बहुत ज़्यादा पैसे चाहिए जितना कि पहले नहीं लगता था. मोस्ट स्मॉल फार्मर्स हैव टू बोरो मनी टू अरेंज फॉर द कैपिटल. जो किसान थे बेटा पहले क्या करते थे, दूसरों से पैसे ले लेते थे, लोन ले लेते थे काम करने के लिए, खेती करवाने के लिए. दे बोरो देम लार्ज फार्मर्स और द विलेज मनी लेंडर्स और द ट्रेडर्स हु सप्लाई वेरियस इनपुट्स फॉर कल्टीवेशन. किससे किससे ले लेते थे, बड़े फार्मर्स से ले लेते थे, मनी लेंडर्स ले लेते थे, या जो ट्रेडर्स वगैरह आते थे है ना उनसे ले लेते थे, जो बाद में माल बिकवाते नहीं हैं ट्रेडर्स, वो लोगों से. द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन सच लोन्स इज़ वेरी हाई. जो बेटा जो लोन दिया जाता था गरीब किसानों को, उसका जो इंटरेस्ट रेट था, जो ब्याज था बेटा, वो बहुत ज़्यादा हाई था. दे आर पुट टू ग्रेट डिस्ट्रेस टू रीपे द लोन. उनको बहुत ज़्यादा डिस्ट्रेस हो जाता था वो लोन को रीपे करने के लिए, एकदम सर पे बर्डन, और वो कर भी नहीं पाते थे. इन कॉन्ट्रास्ट टू द स्मॉल फार्मर्स, द मीडियम एंड लार्ज फार्मर्स हैव देयर ओन सेविंग फ्रॉम फार्मिंग. और जो बेटा बड़े लोग थे उनके पास फार्मिंग के लिए प्रॉपर चीज़ें थी. दे आर दस एबल टू अरेंज फॉर द कैपिटल नीडेड. उनके पास सारी कैपिटल थी जो भी ज़रूरत की होती थी. हाउ डू दीज फार्मर्स हैव देयर ओन सेविंग. इन सारे फार्मर्स के पास अपनी सेविंग कहाँ से आती थी. यू शैल फाइंड द आंसर इन द नेक्स्ट क्वेश्चन. आप लोग इसको नेक्स्ट क्वेश्चन में आप लोग देख सकते हो. 7th पॉइंट है बेटा आपका सेल ऑफ सरप्लस फार्म प्रोडक्ट्स. क्या है सेल ऑफ सरप्लस फार्म प्रोडक्ट्स.
Let us suppose that the farmers have produced wheat on their land using the three factor of production. थ्री फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन आपको मैं बता चुका हूँ कौन कौन से होते हैं, लैंड, लेबर और बताइए बताइए जल्दी से कमेंट में आंसर लिखिएगा. द wheat is harvested and production is complete. What do the farmer do with the wheat? क्या करते हैं फार्मर wheat का? They retain a part of wheat for the family's consumption and sell the surplus wheat. वो क्या करेंगे, जितना उनसे यूज़ होगा अपनी फैमिलीज़ के लिए, उसको कंज्यूम करने के लिए उसको कंज्यूम करेंगे, और बाकी जो भी सरप्लस बचा वो उसको बाहर बेच देंगे. Small factors like Savita and Govind's son have a little surplus wheat because their total production is small, and from this a substantial share is kept for their own family needs. तो ऑब्वियस सी बात है, जो सविता और गोविंद हैं वो मिडिल से आ रही हैं और उनके पास उतना गेहूँ नहीं बच पा रहा सरप्लस, क्योंकि उनकी फैमिली की नीड्स ज़्यादा है, ठीक है, और उग भी कम रहा है उनके पास से. सो इट इज़ द मीडियम and large farmers who supply wheat to the market. In this picture 1.1 you can see the bullock cart streaming into the market, each carrying loads of wheat. तो आप 1.1 वाले फोटोग्राफ में देख सकते होगे कि ये एक जो है बैलगाड़ी जो है wheat से भरे हुए चीज़ों को लोड करके जा रहा है. The traders at the market buy the wheat and sell it forward to shopkeepers in the towns and cities. जो traders होते हैं बेटा एट द मार्केट बाय द वीट, और उसको सेल कर देते हैं कहाँ पे, शॉपकीपर्स जो कि टाउन या सिटीज़ में होते हैं. तेजपाल सिंह जो कि द लार्जर फार्मर हैज़ अ सरप्लस ऑफ 350 क्विंटल्स ऑफ वीट. उसके पास 350 क्विंटल वीट है फॉर ऑल हिज लैंड्स. ही सेल्स द सरप्लस वीट एट रायगंज मार्केट एंड हिज गुड अर्निंग. उसने क्या किया, सारे के सारे वीट को, सरप्लस वीट को रायगंज में बेच दिया और अच्छा खासा अर्न किया. What does तेजपाल do with his earnings? तेजपाल क्या करेगा अपनी अर्निंग्स का? Last year तेजपाल सिंह had put most of the money in his bank account. उसने क्या किया, बैंक अकाउंट में अपने सारे पैसे को रखा. Land भी used the saving for lending to our farmers like Savita who were need of a loan. और सरिता जिसको कि नीड थी किसकी, लोन की. He also used the saving to arrange for the working capital for farming is the next season. उसने क्या किया, पैसों को सेव किया ताकि वो नेक्स्ट सीजन में क्या करेगी, उसको एज अ वर्किंग कैपिटल यूज़ कर पाएगी. दिस ईयर तेजपाल सिंह प्लान्स टू यूज़ हिज अर्निंग टू बाय अनदर ट्रैक्टर. इस बार तेजपाल सिंह प्लान कर रहे हैं कि वो अर्न करके क्या करेंगे, एक अनदर ट्रैक्टर खरीदेंगे. अनदर ट्रैक्टर वुड इंक्रीज हिज फिक्स्ड कैपिटल. अनदर ट्रैक्टर खरीद लेने से उनकी जो फिक्स कैपिटल है बेटा वो और ज़्यादा अच्छी हो जाएगी. लाइक तेजपाल सिंह अदर लार्ज एंड मीडियम फार्मर्स सेल द सरप्लस फार्म प्रोडक्ट्स. A part of these earning is saved and kept for buying capitals. जो पार्ट होती है बेटा अर्निंग्स की उसको सेव किया जाता है और उससे कैपिटल खरीदी जाती है फॉर द नेक्स्ट सीजन, नए सीजन के लिए. Thus they are able to arrange for the capital for farming for their own saving. जिसकी वजह से वो अपनी ही सेविंग से अपनी कैपिटल को इंक्रीज कर पाते हैं. Some farmers might also use the saving to buy cattle. कुछ फार्मर्स अपनी सेविंग को यूज़ करते हैं ताकि वो कैटल खरीद सकें, ट्रक्स खरीद कर सकें या अपनी शॉप को सेट कर सकें. एज वी शैल सी दीज कॉन्स्टिट्यूट द कैपिटल फॉर नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़. यहीं से हम लोग नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़ के बारे में जानते हैं. तो ये तो था जितना भी बेटा अभी तक मैंने पढ़ा वो फार्मिंग एक्टिविटी थी. अब आइए देखते हैं कि नॉन फार्मिंग के अंदर कौन कौन सी एक्टिविटीज़ होती है. वी हैव लर्न अबाउट फार्मिंग एज द मेन प्रोडक्शन एक्टिविटी इन पालमपुर. अभी हम लोगों ने पढ़ा कि जो बेटा फार्मिंग होती है वो क्या होती है, एक तरीके से मेन होती है. मेन इन द सेंस ऑफ वहाँ पे सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन फार्मिंग की हुई होती है पालमपुर के अंदर. तो वी शैल नाउ टेक अ लुक एट सम ऑफ द नॉन फार्मर प्रोडक्शन एक्टिविटी. आइए देखते हैं कुछ नॉन फार्मिंग प्रोडक्शन की एक्टिविटी को. Only 25% of people working in Palampur are engaged in activities other than agriculture. जो 25% के बेटा लोग हैं वो काम कर रहे हैं एग्रीकल्चर के अलावा. जैसे वो क्या काम कर रहे हैं, डेयरी, द अदर कॉमन एक्टिविटी. वो डेयरी का काम कर रहे हैं जो कि एक अलग एक्टिविटी है. डेयरी इज़ अ कॉमन एक्टिविटी इन मैनी फैमिलीज ऑफ पालमपुर. पालमपुर में बहुत सारी फैमिलीज़ के यहाँ डेली की एक्टिविटी होती है डेयरी की. पीपल फीड देयर बफेलोज. पीपल क्या करते हैं, फीड करते हैं बफेलोज का ऑन वेरियस काइंड ऑफ ग्रास एंड ज्वार एंड बाजरा दैट ग्रो ड्यूरिंग द रेनी सीजन. रेनी सीजन में जो
द मिल्क इज सोल्ड इन रानीगंज, रायगंज। जो मिल्क होता है बेटा उसको सोल्ड किया जाता है कहाँ पे? रायगंज के अंदर। द नियर बाई लार्ज विलेज, जो कि पास में ही क्या है? बड़ा गांव है। टू ट्रेडर्स फॉर शाहपुर टाउन्स हैव सेट अप कलेक्शन कम चिलिंग सेंटर्स एट रायगंज फ्रॉम द मिल्क इज ट्रांसपोर्टेड टू फार अवे टाउन्स एंड सिटीज। एक बंदा है बेटा जो कि क्या करता है? ट्रांसपोर्ट करता है मिल्क का एक टाउन से दूसरे टाउन की ओर। एन एग्जाम्पल ऑफ स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरर इन पालमपुर। आइए देखते हैं कुछ एग्जाम्पल्स जो कि स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चर होते हैं पालमपुर के अंदर। एट प्रेजेंट, अगर आज की बात की जाए तो लेस देन 50 पीपल्स आर एंगेज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग इन पालमपुर। तो पालमपुर के अंदर कम से कम 50 फैमिलीज ऐसी हैं जो एंगेज हैं कहाँ पे? स्मॉल स्केल की मैन्युफैक्चरिंग में। अनलाइक द मैन्युफैक्चरिंग दैट टेक्स प्लेस इन द बिग फैक्ट्रीज इन दिस towns and cities, manufacturing in Palampur involves very simple production method। तो जो मैन्युफैक्चर होता है बेटा उसका बहुत सिंपल सा मेथड वो लोग अपनाते हैं। एंड आर डाउन ऑन अ स्मॉल स्केल, दे आर कैरीड आउट मोस्टली एट होम ऑन इट फील्ड्स विद द हेल्प ऑफ फैमिली लेबर, रेयरली आर लेबर हायर। तो ये सब क्या करते हैं? खुद ही घर में मिल के काम कर लेते हैं। बहुत कम ही ऐसे लोग हैं जो लेबर भी हायर करते हैं अपने इस काम कराने के लिए। इसके अलावा और कौन सी एक्टिविटी होती है बेटा? शॉपकीपर ऑफ पालमपुर। पालमपुर में बेटा शॉपकीपर्स भी हैं। जैसे ये सब बेटा नॉन एग्रीकल्चर वाली एक्टिविटी है। देखिए डेयरी भी नॉन एग्रीकल्चर थी, देन मैन्युफैक्चर भी था, वो भी क्या था? अनदर था। अब शॉपकीपर की बात करें वो भी एग्रीकल्चर नहीं है। पीपल इन्वॉल्व इन ट्रेड एक्सचेंज गुड्स आर नॉट मैनी इन पालमपुर। द ट्रेडर्स ऑफ पालमपुर आर शॉपकीपर्स हु buy various goods from wholesale market in the cities and sell them in the village। कुछ लोग हैं जो सिटीज से होलसेल से माल खरीदते हैं और अपने गांव में आके बेचते हैं। You will see small general stores in the village selling a wider range of items like rice, wheat, sugar, tea, oil, biscuits, soup, toothpaste, batteries, candles, notebooks, pen, pencil, even some clothes। टिपिकली आप बनिया की शॉप कह सकते हो। तो ये क्या करते हैं बेटा? ये जो स्मॉल स्केल के लोग होते हैं ये सब अपने यहाँ पे सारी चीज़ों को रख लेते हैं। राइस, व्हीट, शुगर, है ना, सूजी, बेसन, आपको सब मिल जाएगा उनके यहाँ पे। अ फ्यू ऑफ द फैमिलीज हुज हाउसेज आर क्लोज टू द बस स्टैंड हैव यूज्ड अ पार्ट ऑफ द स्पेस टू ओपन स्मॉल शॉप्स। जिनके पास बेटा बसेस स्टैंड के पास जिनका घर है वो लोग भी कोई स्पेस ले लेते हैं, वहाँ पे भी अपनी शॉप खोल देते हैं, है ना। दे सेल ईटेबल्स, वो खाने की चीज़ों को बेचते हैं ना, क्योंकि बेचारे मुसाफिर आते हैं यहाँ से वहाँ ट्रैवल करते हैं तो उनको भूख लगती है, प्यास लगती है, तो वो लोग उनके यहाँ से चीज़ें खरीदते हैं। अगर और बात की जाए नॉन फार्मिंग एक्टिविटी की तो ट्रांसपोर्ट है बेटा। ट्रांसपोर्ट अ फास्ट डेवलपिंग सेक्टर। देयर आर वेराइटी ऑफ व्हीकल्स ऑन द रोड कनेक्टिंग पालमपुर टू रायगंज। आप देख रहे हो कि ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा पालमपुर में पहले से अच्छी है, जहाँ पे रायगंज से लेके हर चीज़ वहाँ पे क्या है? कनेक्टेड है। रिक्शा वालाज हो गए, टांगा वालाज हो गए, जीप हो गया, ट्रैक्टर हो गया, ट्रक हो गया, ठीक है, ड्राइवर्स हो गए, पीपल ड्राइविंग द ट्रेडिशनल बुलक कार्ट्स। वो घोड़ा गाड़ी की बात हो रही है, टांगे की बात हो रही है, बॉगरी की बात हो रही है। पीपल्स इन द ट्रांसपोर्ट सर्विसेज, सबके सब क्या है? ट्रांसपोर्ट सर्विसेज के पार्ट हैं। दे फेरी पीपल्स एंड गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। ये क्या करते हैं? लोगों को या सामान को एक जगह से दूसरी जगह पर ड्रॉप करते हैं। एंड इन रिटर्न गेट पेड फॉर इट, और इसकी वजह से उनको क्या मिलता है? पैसा मिलता है। द नंबर्स ऑफ पीपल इन्वॉल्व इन ट्रांसपोर्ट हैज़ ग्रोन ओवर द लास्ट सेवरल ईयर्स। अगर बात की जाए पिछले कुछ सालों में तो इनका जो ट्रांसपोर्टेशन का धंधा है वो अच्छा खासा क्या हुआ बेटा? चला है। और बस आई थिंक इतना ही चैप्टर था और ये चैप्टर हमारा ख़त्म हो गया है। तो हमने बेटा क्या क्या जाना पालमपुर के बारे में, बहुत ही सडन तरीके से आपका ये चैप्टर ख़त्म हुआ है। मुझे तो लगा और भी होगा। सबसे पहले बेटा हम लोगों ने ओवरव्यू देखा कि पालमपुर एक इमेजिनरी है ना, एक इमेजिनरी सिचुएशन है एक गांव की, जहाँ पे गांव में इतने फैमिलीज़ थे, वहाँ पे इतने पैसे थे, वहाँ पे स्कूल था, वहाँ पे हेल्थ केयर था, वहाँ पे चीज़ें थी, अपर कास्ट, लोअर कास्ट, दलित, हमने सब लोगों को देखा। इसके बाद हम लोगों ने देखा प्रोडक्शन के लिए कौन कौन से फैक्टर होते हैं। लैंड होता है, लेबर होता है, फिजिकल कैपिटल होती है, जो कि दो पार्ट में होती है, फिजिकल कैपिटल, वर्किंग कैपिटल और ह्यूमन कैपिटल। हम लोगों ने फिर देखा ये सब क्या है बेटा? फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है। फार्मिंग देखा बेटा हम लोगों ने पालमपुर में, जहाँ पे हमने देखा लैंड फिक्स होती है तो कैसे होता है, क्या हम लोग लैंड से और ज़्यादा फार्मिंग कर सकते हैं। फिर बताया कि ग्रीन रेवोल्यूशन से क्या वगैरह हुआ, कैसे हम लोग लैंड को सस्टेन कर सकते हैं, कैसे हम लोग अच्छे से HYV सीड्स वगैरह से यूज़ करके फार्मिंग को हम और ज़्यादा बढ़ावा दे सकते हैं।
फिर उसके बाद बताया गया कि ज़मीनें किस तरीके से पालमपुर में फार्मर्स के पास बटी हुई हैं, ज़्यादा से ज़्यादा ज़मीनें किसके पास हैं, दलित्स के पास कितनी ज़मीन है ना, ये सारी चीज़ों पे हम लोगों ने डिस्कस किया। फिर नेक्स्ट टॉपिक था बेटा लेबर कहाँ से प्रोवाइड किया गया, लेबर कौन थे जिनके पास ज़मीनें नहीं थी, है ना, जिनके पास कम ज़मीनें थी, सब लेबरर बन गए बेटा। फिर उसके बाद आया कैपिटल कैसे ये लोग यूज़ करते थे फार्मिंग के लिए, कैपिटल कहाँ से आता था, कुछ लोग क्या करते थे लोन लेते थे साहूकार से, महाजन से, अदर लोगों से, है ना, ये लोग लोन्स वगैरह प्रोवाइड कराते थे। कुछ लोग अपनी सेविंग होती थी उसकी अर्निंग से अपना कैपिटल इंक्रीज़ करते थे। सेल ऑफ सरप्लस हम लोगों ने देखा कि वो लोग क्या करते थे, जो भी माल उगा है, गेहूँ उगा है, उसको कंज्यूम कर लेते थे, जो सरप्लस बच जाता था उसको बेच देते थे। ये सारी फार्मिंग एक्टिविटीज़ के बाद बेटा हम लोगों ने देखा नॉन फार्मिंग में भी बहुत सारी एक्टिविटीज़ है, जैसे लोग दूध का पालन, दूध तो क्या करें, दूध खरीद बेच रहे हैं ना, तो मतलब डेयरी का काम उनके यहाँ पे अच्छा हो रहा है, स्मॉल स्केल में मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, शॉप की मतलब दुकानें चल रही हैं, ट्रांसपोर्टेशन का काम हो रहा है। तो ये सब कुछ बेटा क्या है पालमपुर में चल रहा है। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस इससे भी बेटा डेवलप होंगे, तो मैं बहुत जल्दी क्वेश्चंस की भी लाऊंगा, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि पहले हर चैप्टर का प्रॉपर थ्योरी एक्सप्लेनेशन आपके लिए लाइन टू लाइन ले आऊँ, ताकि आपको पढ़ने में क्या हो, कोई दिक्कत ना हो। एंड देन क्वेश्चन आंसर तो फिर होते रहेंगे, जैसे आपने पढ़ लिया द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर। अब इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन हो, जो भी क्वेरी हो, कुछ भी हो, आप क्या करोगे, मेरे को कमेंट पे ज़रूर बताओगे। स्टोरी आपको अच्छी लगी तो इसको लाइक करो, है ना। मैं सुबह फिर से वही कह रहा हूँ, मैं 3 बजे से उठ के वीडियो बना रहा हूँ, तो आपको करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। और मैं ये आपसे रिक्वेस्ट नहीं कर रहा हूँ, ऑर्डर कर रहा हूँ, आप बिल्कुल करिए लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, और देखते रहिए अकाउंटेंसी वाले बाय आयुष सर। मैं जल्दी इसका चैप्टर 2 पीपल एज रिसोर्सेज भी लाऊंगा। और ज़्यादा से ज़्यादा बेटा क्या करो, इसको शेयर करो, अपने दोस्तों को बताओ कि सर अब कॉमर्स वाले हैं तो क्या हुआ, बट इन्होंने 9th-10th की इकोनॉमिक्स की बुक भी छू ली है। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये बात पहुँचनी चाहिए। और इधर साइड हमारे देश का नेशनल एंथम है ना, बाद में आराम से स्किप करके इसको पढ़ लेना, बहुत अच्छे से याद हो जाएगा। चलिए मिलते हैं आपको, कीप लर्निंग, बाय बाय।